बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, ये कहना गलत नहीं होगा कि आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइमलाइट में रही। इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। सेशन अदालत के जज ने इमरान खान समेत दीगर सियासी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के एक और केस में बरी कर दिया। और जनाब, सबसे अहम खबर आज की रही कि बानी पीटीआई इमरान खान ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दे दी है। इस मार्च के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है और मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया। ये मुतालबात क्या हैं और पीटीआई के सो कॉल्ड डू और डाई एहतजाज की तैयारियां क्या हैं और हुकूमत का रद्द अमल क्या होगा, आज की टॉप स्टोरी में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। आज की दूसरी स्टोरी में चैंपियंस ट्रॉफी की बात होगी। एक जानिब भारत की हठधर्मी बरकरार है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी हुकाम हाइब्रिड मॉडल को कबूल ना करने के मौक़िफ़ पे सख्ती से कायम है और ऐसे में आईसीसी बहरानी सूरत हाल से दोचार है। क्या इसे कानूनी चाराजोई का खतरा है? ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और नाज़रीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी इस्लामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस में सऊदी अरब ने इसराइल की जानिब से जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की हो रही है उसकी मज़म्मत की है। इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। और इन तमाम स्टोरीज़ पे बात करने के लिए सीनियर तकारों का पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमें ज्वाइन करेंगे, इफ्तिखार फिरदौस साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ इस डिस्कशन का हिस्सा रहेंगे। आगाज़ करते हैं अपनी डिस्कशन को। आज की बड़ी और अहम खबर जो रही वो यही कि फ़ाइनली जो आखिरी कॉल थी वो दे दी गई है बानी पीटीआई की जानिब से और 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी गई है। आदिल साहब, ये हो क्या रहा है? एक जानिब तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है, दूसरी जानिब ये फाइनल कॉल दे दी है बानी पीटीआई ने। सिचुएशन को कैसे रीड कर रहे हैं आप? देखें, बानी पीटीआई ने जो आज एहतजाज की कॉल दी है और उसमें जो 24 तारीख उन्होंने मुकर्रर की है, उसके बाद से तो लगता है जैसे तहरीक इंसाफ को सांप सूख गया है और बाकी जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, हैरत अंगेज़ तौर पर किसी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया सिवाय गंडापुर से सहाफ़ियों ने जो सवाल किया उसका भी उन्होंने कोई ऐसा सॉलिड जवाब नहीं दिया कि जैसे जिस तरह का रिएक्शन जो उनकी इमरान खान की पार्टी की तरफ से आना चाहिए था। अभी तक ना बैरिस्टर गौहर की तरफ से कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट्स आई हैं, ना उमर अयूब की तरफ से कोई ऐसा कुछ आया है। तो लगता है ऐसे, और जिस कमेटी के बनाने की जो बात की गई थी उसके भी नाम अभी तक सामने नहीं आए कि इमरान खान ने कौन सी कमेटी बनाई है, किसने सारे मामलात को तय करना है। तो लगता ऐसा है कि जो इमरान खान की जो एहतजाज की कॉल है वो इन तहरीक इंसाफ के खुद अपने लिए बड़ी अनएक्सपेक्टेड थी चीज़ें। गो के सबात के दौरान उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये बात की थी और बाद में अलीमा खान ने आके वो इमरान खान का मैसेज बाहर कन्वे किया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में, मैं कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात कर चुका हूँ। अभी तक वो कह रहे हैं कि इस पे मामले पे मशावरत करेंगे, उसके बाद कोई जो है वो अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। तो वो देखते हैं। वो हालांकि जलसे में तो ये कहा गया था कि इमरान खान हतमी कॉल देंगे, हतमी कॉल आ गई है, लेकिन इस हतमी कॉल का नतीजा क्या होगा? जो 4 मुतालबात इमरान खान की तरफ से सामने आए हैं वो तो मुमकिन नहीं है कि वो हुकूमत उनसे पीछे हट जाए। इतना सारा स्ट्रगल और वो करने के बाद कैसे मुमकिन है कि 26वीं तरमीम जो है वापस हो जाए? जमहूरियत और आइन और जमहूरियत की बहाली की बातें की जा रही हैं या सियासी कैदियों की रिहाई की बातें की जा रही हैं। जो लोग 9 मई में मुलव्वस हैं उनको आप किस तरह से जो है बिल्कुल ऐसे जो मुतालिबात सामने रखे हैं ये फिलहाल तो काबिल कबूल नहीं है। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से कमेटी की बात हो रही है, कमेटी के नाम तो बानी पीटीआई कह रहे हैं कि हम इस वजह से सामने नहीं रख रहे, अगर नाम दे देंगे तो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। लेकिन आदिल साहब ने जिस जानिब इशारा किया है, इससे पहले भी र्यूमर्स यही थी कि जो सीनियर क़यादत है वो एक पेज पे नहीं है और वो बानी पीटीआई को मना कर रहे हैं कि अभी आप एहतजाज की कॉल ना दें क्योंकि इसके वो असरात मुरतब नहीं होंगे और ये ना हो कि उल्टा पार्टी को नुकसान हो जाए। देखिए, पीटीआई में एक बड़ी वाज़ेह किस्म की ग्रुप बंदी मौजूद है। एक ग्रुप है जो इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत के साथ आगे बढ़ना चाहता है
और चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव का माहौल, तनाव का माहौल ना पैदा किया जाए। और वो बार बार इमरान खान साहब को डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही पैगाम देते हैं कि हमें सियासी जंग जो है वो कानूनी बुनियादों पे लड़नी है और सड़कों पर निकलने की ज़रूरत नहीं है, इससे पार्टी को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये लोग जब भी इमरान खान से मिलते हैं वो इसी की तरह की बातें उनको करते रहे हैं। और ये लोग ख़ास तौर पे वो हैं जो कौमी असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं और वो उनकी अक्सरियत ये चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट से टकराव पैदा ना किया जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट से मफाहमत की बात है उसके नतीजे में क्या कुछ निकल सका अब तक? अभी तक तो इमरान खान अंदर है, यास्मीन राशिद अंदर है, महमूद रशीद अंदर है, इजाज चौधरी अंदर है, उमर सरफराज चीमा अंदर है। ये लोग तो 1.25 साल 1.5 साल हो गए हैं, अभी तक तो इनके मुकदमात के फैसले भी नहीं हो रहे, ना मुकदमे सही तरह से चल रहे हैं। तो ये जो मफाहमत की सियासत जो लोग कह रहे हैं उसके नतीजे में भी अभी कोई बड़ा रिलीफ पीटीआई को नहीं मिला है। यानी उनको सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त भी नहीं है, जलसे जुलूस करने की इजाज़त भी नहीं है। और अगर इजाज़त मिल जाए अदालतों के ज़रिए तो फिर उसको कानून की बुनियाद पे नहीं बल्कि ताकत की बुनियाद पे रोका जाता है। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जो पीटीआई के अंदर, मुझे लगता है जैसे कुछ लोग हैं जो इमरान खान के बहुत करीब हैं, वो बार बार ये पैगाम देते हैं कि जब तक हम बड़ी ताकत दिखाएंगे नहीं सड़कों पर और वो हुकूमत पर और इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव नहीं बढ़ाएंगे तो हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। ये टकराव है बुनियादी तौर पे पीटीआई के अंदर। अब ख्याल ये किया जा रहा था कि जब ये बात सामने आई कि इमरान खान इत्तेजाज के लिए इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉल देने वाले हैं, तो ये ग्रुप बार बार, जो पहला ग्रुप है, बार बार समझा रहा था कि ऐसा मत कीजिए, अभी हमारी तैयारी नहीं है, पार्टी बड़े मुश्किलात का शिकार है। लेकिन जो लोग इमरान खान को जानते हैं वो तो एडवेंचर्स की सियासत करते हैं और वो बड़े फैसले करते वक्त बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि आज की जो कॉल जो इन्होंने दी है उसमें भी उस ग्रुप को कोई पजीराई नहीं मिल सकी जो मफाहमत के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कोई रास्ता निकालना चाहता है, अदालतों के जरिए रास्ता निकालना चाहता है। वही ग्रुप डोमिनेंट रहा और खुद इमरान खान को भी ऊपर भी वो चीज़ डोमिनेट करती है कि किसी तरीके से हम मुज़ाहमत करें। डोमिनेंट हो, एक ग्रुप वो है जो कि रेडिकलाइज्ड ग्रुप है, दूसरा ग्रुप मफाहमत चाहता है। लेकिन इफ्तिखार साहब, सवाल अब ये है कि अगर ये जो दो ग्रुप मौजूद है, या वैसे तो कहा जा रहा है कि 2 से ज़्यादा ग्रुप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मौजूद है, लेकिन अगर ये एक पेज पे ना हुए तो क्या जो एहतजाज की कॉल दी गई है वो सक्सेसफुल होगी? एहतजाज सक्सेसफुल हो सकेगा अगर धड़ेबंदी ही रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में? ये जितनी तहरीक इंसाफ की आला तरीन ओहदों से जो लोग थे उनसे बात की और राब्ता किया गया, उनके लिए सरप्राइज तो नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि वो इसके लिए भी तैयार नहीं है। क्योंकि जो पिछली जितनी भी यहाँ पर जो है वो एहतजाजी कॉलेज जो है वो दी गई थी, और ख़ास तौर पर जो खैबर पुख्तूनख्वा की आवाम थी और जो इस्लामाबाद आए और फिर अली अमीन साहब जो है वो गायब हो गए और फिर वो सारा किस्सा जो है वो चला, उसके बाद ये फैसला यकीनी तौर पर जो है वो किया गया कि कोई भी ऐसी एहतजाज की कॉल मुल्कगीर या इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नहीं दी जाएगी जब तक कि इस बात की गारंटी ना हो कि सिर्फ खैबर पुख्तूनख्वा से नहीं बल्कि पंजाब से और बाकी जगहों से भी लोग जो है वो इकट्ठे होंगे। अभी तो जितनी लोगों से जो है वो बात हुई, एहतजाज शायद कॉल आ भी गई है, लोग इसके लिए तैयारी करेंगे भी, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, क्योंकि वापस जाने का कोई इरादा जो है वो नहीं बताया गया, आया लोग इसके लिए मेंटली तैयार हैं, नहीं है तैयार, मेरे ख्याल में तो नहीं है तैयार। अभी उसके लिए आगे किस किस्म के इकदाम किए जाते हैं अभी देखने हैं, लेकिन ये कहना कि धड़ेबंदी नहीं है, मेरे ख्याल में ये बात जो है वो गलत है। काफ़ी वाज़े तौर पर जो है ये बात अब क्लियर है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक से ज़्यादा सोच के हामी लोग मौजूद हैं। कुछ ये चाहते हैं कि लीगल बैटल के ज़रिए इसको आगे ले जाया जाए और इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन जो है वो ना हो, उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो सामने आए। लेकिन जो शराइत रखी गई हैं और जो पीटीआई का अपना बयानिया है और जो पार्टी वर्कर्स की ज़हनियत है, यहाँ पर एक और जो है कैटेगरी इसकी भी है कि शायद लीडरशिप ना चाहती हो, लेकिन पार्टी वर्कर्स ज़रूर ये चाहते हैं कि इमरान खान के लिए जो है वो सिंसियर रहें और अपने पार्टी लीडरशिप की बात के खिलाफ भी जाएंगे, वो सिर्फ डायरेक्टली इमरान खान की बात जो है वो मानेंगे। तो अगर कॉल दे दी गई है तो मेरे ख्याल में मोबिलाइजेशन होगी और शायद इस दर्जे तक ये बात चली जाए कि शायद पीटीआई की अपनी लीडरशिप के कंट्रोल में भी ये बातें ना रहें। ठीक है आदिल साहब, जिस तरह से बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो सो कॉल्ड डू और डाई एहतजाज की कॉल है, इसको फिर हम क्या समझें जब अभी तक पूरी पार्टी एक पेज पे भी नहीं है, अभी कोई हिकमत अमली भी प्रॉपर नहीं बनाएगी और उसके साथ साथ ये भी कि एक कमेटी तश्कील दे दी गई है, तो ये कंफर्म हो गया है कि अली अमीन गंडापुर साहब इसको लीड नहीं करे, ये जो कमेटी बनाई गई है इस एहतजाज को ये कमेटी लीड करेगी?
पीटीआई के नज़र आते हैं उसमें तो जो केपीके की जो पार्टी है या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो चूँकि चीफ मिनिस्टर हैं और उनके पास इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं, और हमने जो लास्ट एहतजाज देखा था उसमें हमने देखा कि जो केपीके के जो वसाइल थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया। इवन के वो रेस्क्यू की गाड़ियां आवाम की उसके लिए मदद के लिए थी, लेकिन वो इस एहतजाज का हिस्सा थी, और बहुत सारी ऐसी सहूलतें जो आवाम के लिए हैं वो एहतजाज में इस्तेमाल की गई। तो टोटल वसाइल तो केपी से ही आ रहे हैं। पंजाब में क़यादत जो है वो पहले ही मुंतशिर भी है और गायब भी है, उनका कोई इतना इन्फ्लुएंस नज़र भी नहीं आता सारी सूरत हाल पर। या तो इस सारे मामले पर इन्फ्लुएंस जो है तहरीक इंसाफ जो बाहर बैठी क़यादत है उनका नज़र आता है, या यहाँ पर जो है वो जो केपीके की जो क़यादत है उनका नज़र आता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि असल इस एहतजाज को अगर एहतजाज होना है तो उसको लीड केपी ने ही करना है, और केपी से किस तरह का रिएक्शन आता है। अली अमीन गंडापुर के बारे में बड़ी वादा अब तो कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि वो कंप्रोमाइज हैं, दोनों तरफ से लेके चलते हैं, और आज जिस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया उससे बिल्कुल क्लियर है कि वो इस अभी सूरत हाल को जरा कंट्रोल तरीके से ही लेके चलेंगे। अब बाकी जो यहाँ पे इस्लामाबाद में क़यादत का जिस तरह का रिएक्शन आना चाहिए था, जिस तरह का वेलकम करना चाहिए था, कल जो रहनुमा जेल गए थे अडयाला जेल इमरान खान से मिलने और गिरफ्तारी के बाद वो उसके बाद आज वो नजर ही नहीं आए, ना उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट्स आई, ना वो आज अगर जा सकते थे। आज समात में अगर इमरान खान की सिस्टर्स बहनें जो हैं वो मौजूद थी तो वो रहनुमा आज जा सकते थे वहां पे। उनको पता तो था कि ये सारा कुछ होना है, ये कोई एहतजाज की कॉल आ सकती है, लेकिन लगता है ऐसा है कि सीनियर जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की उसने सारे मामले को जो है वो अपना सीरियस नहीं लिया, और आने वाले दिनों में बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा कि क्या आदिल साहब आने वाले दिनों में भी अंदाजा होगा। और पिछले दिनों में भी हमने देखा कि अगर हम सवाबी जलसे की बात करें, इससे पहले जो एहतजाज किए गए, जो जलसे जुलूस किए गए, सीनियर क़यादत हमें वहां पे नजर नहीं आई, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब हमें वहां पे भी पेश नजर आए। और अभी स्टेटमेंट की बात करें तो उन्होंने ये कहा है सलमान साहब, देयर विल बी नो रिटर्न टू होम्स दिस टाइम वंस वी लॉन्च द प्रोटेस्ट फॉर इमरान खान रिलीज। यानी वाज़े उन्होंने कह दिया कि अब घरों में हम वापसी का कोई रास्ता छोड़ के नहीं जा रहे, हम बाहर निकले हैं और हम अपने मुतालिबात मनवा के ही वापस आएंगे। लेकिन जो मुतालिबात रखे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आपको लगता है कि काबिल कबूल हैं? देखिए, बात जैसे भी कही गई है कि 26वीं तरमीम की वापसी जो है वो तो किसी अदालती एक्शन के साथ हो सकती है ना। अगर अदालत उसके ऊपर नोटिस लेती है, अदालत में इस वक्त पटिशन दायर हैं, अदालत उसको रोल बैक करती है तो एक सूरत निकल सकती है, लेकिन अभी तो अदालतों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। तो ये 26वीं तरमीम के ऊपर रिजर्वेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार के लोगों की भी है, हामिद खान की भी है, और बहुत से बुकला हज़रात कहते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन अब ये पार्लियामेंट ने मंजूर की है। अब इसके ऊपर अगर कुछ होना है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जहाँ तक सियासी कैदियों की रिहाई है वो आहिस्ता आहिस्ता हो भी रही है, प्रोसेस स्लो है, कुछ हो भी जाएंगी, मजीद हो जाएंगी, मजीद उनको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन सबको मालूम है कि बहुत से जो सियासी कैदी इस वक्त अंदर हैं उनका मामला हुकूमत से ज़्यादा किसी और के पास है। ये फैसले की ताकत हुकूमत के पास नहीं है, और जब तक वहाँ से कुछ ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेंगे तो ना अदालतों से वो रिलीफ मिल सकेगा, ना ये सूबाई हुकूमतें या वफाकी हुकूमत कोई रिलीफ दे सकेंगी। तो वो मौजूद है, अभी भी पीटीआई के ऊपर अताब तो जारी है। कल भी जो लोग अडयाला जेल मिलने जा रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया है, तो ये सिलसिला भी मौजूद है। तीसरा ये कि जी आइनी और कानूनी जंग पाकिस्तान में तो इस वक्त आइन वैसे ही पैरालाइज्ड हो चुका है। आप किस आइन की बात करते हैं? आइन का खेल तो हमने बिगाड़ दिया है, चाहे उसमें हुकूमत हो, उसमें अपोजिशन हो, सब लोग हों। हमने जिस तरह से आइन की तशरीह अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक की है, उसमें कौन सा आइन बालादस्त है, उसमें कौन सी कानून की बालादस्ती है, उसमें कौन से इदारों की बालादस्ती का सवाल नजर आ रहा है। तो पाकिस्तान तो इस वक्त एक हाइब्रिड किस्म के डेमोक्रेटिक मॉडल के अंदर है जहां चीजें कंट्रोल की जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए, लोग ये जो लोग हैं ना, जो लोग निकलेंगे वो बैरिस्टर गौहर की शक्ल देख के नहीं निकलेंगे, ना वो अली अमीन गंडापुर की शक्ल देख के निकलेंगे। वो लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ मोहब्बत में निकलेंगे, पहले भी निकलते रहे, आइंदा भी निकलेंगे। कितने निकलेंगे और कितने नहीं निकल सकेंगे ये अलग बात है। और वैसे भी सूबाई हुकूमत जो है, पंजाब तो उनको बिल्कुल निकलने नहीं देगा, वो अपने तमाम तरह हथकंडे इस्तेमाल करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, गिरफ्तारियां होंगी। तो इसलिए एक बड़ा एहतजाज इस्लामाबाद में करना मौजूदा सूरत हाल में इतना आसान काम नहीं है जितना पीटीआई ये समझ रही है। आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान पीटीआई समझ रही है? क्योंकि आज जो बुलावा दिया गया है उसमें किसानों को भी कहा
کہا گیا ہے, سول سوسائٹی کے ممبران کو بھی دعوت دی گئی اور وکلا کو بھی کہا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور یہ جو مطالبات ہیں ان کے لیے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں. کیا یہ بہت ایزی ہوگا؟ دیکھیں وہ باقی ساری مطالبات تو آئی واش ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ واپس لے لی جائے اور قانون کی بالادستی ہو. سب کو پتا ہے کہ جب پولیٹیکل پارٹی ان پاور آتی ہے, اور تحریک انصاف نے بھی یہی کیا کہ 22-23 بل جو ہے وہ ایک ساتھ ہی جو ہے وہ بلڈوز کر دیے اور پھر بہت سارے اور کام کیے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جو احتجاج کی کال ہے وہ صرف اس لیے ہے تاکہ عمران خان کی رہائی ہو سکے. آیا یہ اس سچویشن میں ممکن ہے؟ اس کے کوئی اثرات نظر آتے ہیں؟ فی الحال تو میرے خیال میں جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے ان کا نہ کوئی ارادہ نظر آتا ہے, نہ کوئی بات چیت کی جو ہے وہ بات نظر آتی ہے, بلکہ جو چیز نظر آتی ہے اور جس وجہ سے یہ ساری لیجسلیشن ہوئی اس میں تو کافی دیر تک جو ہے رولنگ کی جو ہے وہ بات وہ کی جا رہی ہے, اور مسلم لیگ نے اپنے آپ کو کافی جو ہے منجمد کر کے اپنے ارد گرد سارا وہ لیگل پیرایا جو ہے وہ بدل دیا. تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنا آسان ہوگا اسلام آباد کے. ہاں اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی بات ہو اور یہ بتا دیا گیا ہو کہ آپ احتجاج کی کال دیں اور شاید پھر اس وجہ سے کوئی جو ہے اسکیپ گوڈنگ جو ہے وہ ہو سکے یا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جا سکے جس میں ایسا لائے عمل سامنے آئے, تو وہ ایک الگ بات ہے. موجودہ صورتحال میں لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنا آسان ہو. ٹھیک ہے, اب اپنے پینل کے سامنے میں آخری سوال رکھوں گی, اس کا جواب جاننا چاہوں گی کہ یہ احتجاج کی کال جو دی گئی ہے, فائنل کال, کتنا سکسیسفل رہے گا یہ, اور حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ عادل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتی ہوں. دیکھیں حکومت کا ارادہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے لاسٹ ٹائم جو احتجاج ہوا تھا, حکومت نے سختی سے جو ہے وہ نمٹنے کی بات کی ہے, اور ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ گرفتاریاں کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا. رانا ثناء اللہ صاحب نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ غیر مشروط بات چیت اور مذاکرات کی بھی بات کر دی ہے, اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر عمران خان صاحب دیکھیں اگر عمران خان صاحب نے بات چیت کرنی ہے, جو پنڈی ہے وہ پہلی کہہ چکا ہے کہ انہوں نے سیاستدانوں سے بات کرنی ہے, اور سیاستدانوں سے عمران خان بات کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاور کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں کس نے جو ہے وہ فیصلے کرنے ہیں. تو یہ ورقہ تو ابھی جسے کہتے ہیں کہ پھاڑ دینا چاہیے کہ کوئی سیاستدانوں کے عمران خان اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان کوئی بات چیت ہوگی. بات چیت ہونی ہے تو بیک اینڈ پہ ہی ہونی ہے, اور جس طرح سے ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کچھ ریلیف تھوڑا سا ملا اور ان کو رہا کر دیا گیا, تو یہ اتنا ہی ریلیف جو ہے وہ ان کے لیے تھا جو دے دیا گیا ہے. باقی جہاں تک احتجاج ہے تو حکومت سختی سے نپٹے گی, اور یقینی طور پر ایک بڑا کریک ڈاؤن ہوگا جیسے پہلے ہوا تھا, اور اسلام آباد کو پھر اسی طرح کنٹینرز کا شہر بنا دیا جائے گا. کوشش کی جائے گی کہ اس مرتبہ زیادہ سختی سے معاملے کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے, اور تحریک انصاف کو کے پی یا اٹک بارڈر سے جو ہے اندر داخل نہ ہونا چاہیے. دیکھتے ہیں, ابھی تک تو حکومت کی طرف سے بھی کوئی سیریس جو ہے نہیں لیا گیا اس احتجاج کی کال کو, نیا حکومت کی طرف سے کوئی ریاکشن آیا ہے. حکومتی ریاکشن ابھی نہیں آیا. افتخار صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, عمران خان صاحب کی رہائی یا حکومت کا سخت رد عمل؟ دیکھیں حکومت کا سخت رد عمل رہے گا, جو آن دا وال لکھی ہوئی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت ہم کہتے ہیں کس چیز کو ہیں. اگر تو اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ بات کر رہی ہے, اور جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ بہت ساری چیزوں سے جو ہے وہ موجودہ حکومت کے منسٹرز جو ہے وہ بے خبر تھے, بعد میں انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی چیز ہو. اگر اس قسم کے کوئی بیک گراؤنڈ چینل جو ہے وہ شروع ہے تو میرے خیال میں پھر تو آپ لارجر پکچر کو دیکھیں, لیکن جو ہمارے سامنے ہیں کیونکہ وہ صرف اسپیکولیشن ہے, اس میں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی کہ ایسا کوئی احتجاج نہ. ٹھیک ہے, سلمان عابد صاحب آپ سے دیکھیں حکومت کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے. جہاں بات چیت ہونی ہے وہاں بات چیت چل رہی ہے, پس پردہ چل رہی ہے. سخت شرائط کی وجہ سے بہت سارے معاملات طے نہیں ہو پا رہے, اور بہت سارے معاملات میں ریلیف بھی ملا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو دباؤ کی جو سیاست پیدا کی جا رہی ہے تحریک انصاف, یہ بنیادی طور پر ایک بڑا دباؤ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ہوگا, اور اسٹیبلشمنٹ ان کو پتہ ہے کہ وہیں سے ہمیں کوئی ریلیف بھی ملنا ہے. تو اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو فوری طور پہ کچھ ملنے والا ہے, کوئی رہائی ہونے والی ہے, لیکن یہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم ایک بڑے دباؤ کی سیاست کو پیدا کریں گے تو ریلیف ملے گا, اور اگر ہم وہ پیدا نہ کر سکے تو پھر نہیں ملے گا. کیونکہ دیکھیں نا, حکومت تو کسی صورت میں نہ عمران خان سے مفاہمت چاہتی ہے نہ اس کو ریلیف دینا چاہتی ہے. مفاہمت کا مطلب ہے عمران خان کی سیاسی حیثیت کو قبول کرنا, وہ نہیں کریں گے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ حکومت صرف سختی کر سکتی ہے, لوگوں کو روک سکتی ہے. فیصلے کا اختیار جس کے پاس ہے اور جہاں سے فیصلے ہونے ہیں وہاں گفتگو کسی نہ کسی شکل میں چل رہی ہے. وہ کب تک میچور ہوتی ہے یہ ایک الگ سوال ہے.
ठीक है नाजरीन, हमारे पैनल की राय आपने जान ली। 24 नवंबर आने को है और फाइनल कॉल बानी पीटीआई की जानिब से दे दी गई है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत का क्या रद्द अमल इस पे सामने आता है, और स्पेशली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में धड़ेबंदी मौजूद है, क्या वो एक पेज पर है, क्या वो मान रही है इस एहतजाज को या नहीं, एक साथ इस एहतजाज में वो शामिल होंगे या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें तो 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को उसके होम ग्राउंड पर वनडे सीरीज़ में पाकिस्तानी टीम ने शिकस्त दी है, और अब दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का 14 तारीख से आगाज़ हो रहा है। एक जानिब ये सिचुएशन है, दूसरी जानिब अगर हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफ़ी की तो एक अरसे के बाद पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी का मौका मिला है, लेकिन भारत ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। इससे पहले हमने गुज़िश्ता साल भी देखा था कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन भारत यहाँ नहीं आया था। फिर सिचुएशन कुछ डिफरेंट हो गई, हाइब्रिड मॉडल को अपनाया गया। लेकिन आदिल साहब, सवाल ये है कि हमेशा भारत पाकिस्तान आने से कतराता क्यों है? देखिए, बदकिस्मती है, वैसे तो सियासत और खेल को अलग होना चाहिए, लेकिन भारत ने हमेशा हठधर्मी का मुजाहरा किया है। 2008 के बाद से वो पाकिस्तान नहीं आया, जबकि पाकिस्तान ने जो इंडिया में जो इवेंट्स हुए हैं, लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान ने उसमें भी शिरकत की। इसके अलावा भी बहुत सारे मौके पे पाकिस्तान ने जो है वो खेल को खेल की हद तक रखा है, उसमें सियासत को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। ये हमेशा से जो है वो भारत की हठधर्मी है, जिसे कहते हैं कि बदमाशी है उसकी, कि वो इस तरह के मामला दिखाता है। और जो आईसीसी है वो भी इन्फ्लुएंस है इंडिया के उसमें, तो इस वजह से भारत को ज़्यादा शय मिलती है इस मामला को। लास्ट ईयर जो एशिया कप था उसमें भी भारतीय हठधर्मी की वजह से जो है वो हाइब्रिड मॉडल जो है वो इख्तियार किया गया। इस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने कहा तो है कि वो इसके मामले कानूनी जो कार्रवाई है वो करने जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई इस तरह की सूरत हाल नजर नहीं आ रही। शेड्यूल का ऐलान होना था आईसीसी की तरफ से, वो अभी तक नहीं हो सका। जब इजाज भट्ट साहब चेयरमैन पीसीबी थे उस वक्त भी पाकिस्तान ने जो है वो कानूनी चाराजोई की बात की थी, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो अगर हमने ये फैसला कर लिया है कि हमने इसके ऊपर स्टैंड लेना, तो हमें फिर स्टैंड खुल के स्टैंड लेना चाहिए, और भारत की जो है उसको हर फोरम पे इसकी मजम्मत भी होनी चाहिए, और इसके खिलाफ वही बिहेवियर जो है पाकिस्तान की तरफ से भी अब दिखाना चाहिए कि अगर वो इंडिया जो है वो किसी इंटरनेशनल बिल्कुल ऐसे ही मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं पाकिस्तान ने हमेशा अच्छा रवैया अपनाया है, लेकिन हर बार भारत की तवक्को ना रखे। इफ्तिखार साहब, इस दफ़ा पाकिस्तान का भी सख्त मौक़िफ़ है, पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि हाइब्रिड मॉडल हम नहीं अपनाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये जो मौक़िफ़ अपनाया गया है इस पर कायम रहना चाहिए, और क्या कायम रहेगा पाकिस्तान? देखिए, मेरे ख्याल में तो जो भारत की हठधर्मी है जिसका जिक्र भी हुआ, वो बेसिकली बीसीसीआई की तरफ से है, क्योंकि बीसीसीआई जो ग्लोबल क्रिकेट कॉन्ग्लोमरेट के अंदर अपनी एक ऐसी पोजीशन बना चुका है जो फाइनेंसेस से रिलेटेड है, और पाकिस्तान के अंदर जो है भारत का ना खेलना एक फाइनेंशियल जो है वो रिपरकशन है। मैं आज ही जो है वो देख रहा था कि अगर पाकिस्तान से इसकी मुंतकिली जो है वो हो जाती है किसी और मुल्क में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन $65 मिलियन का नुकसान होगा। तो $65 मिलियन एक काफी खतीर रकम है एक ऐसे मुल्क के लिए जो डिपेंडेंट है काफी चीजों पर, और जो एग्जांपल साइट की गई हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कि उसमें अभी इंग्लैंड खेली है, न्यूजीलैंड खेला है, कोई ऐसे मसले मसाइल जो है वो नहीं हुए। तो भारत ने खुल के मौकफ भी अभी तक नहीं दिया कि क्या वजूहात है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। मेरे ख्याल में जो मौकफ जो है वो पीसीबी ने इख्तियार किया है वो बिल्कुल क्लियर है, और मेरे ख्याल में स्टैंड जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये आज नहीं होगा तो मेरे ख्याल में फ्यूचरिस्टिकली पीसीबी के लिए भी और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इंदिलाज कॉन्टेक्स्ट ये नुकसानदेह रहेगा। प्लस एक ऐसे वक्त के अंदर के जो कौमी क्रिकेट टीम है वो उसकी एक जीत और विन की जो है वो सिचुएशन और उनकी फॉर्म जो है वो वापस आ गई है। मेरे ख्याल में ऐसे मौके पर जो है के इल्जामात और इस किस्म के जो हम देख रहे हैं कि बीसीसीआई ने जो लिखा है आईसीसी को और फिर पाकिस्तान
आउट किया है, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए नुकसान दह होगा, अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना चाहिए। अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना चाहिए। अगर हम फॉर्म की बात करें तो ऐसी ही फॉर्म के टाइम पे तो भारत ज़्यादा कतराता है पाकिस्तानी टीम का सामना करने में। सलमान आबिद साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर ये इवेंट किसी भी सूरत पाकिस्तान से शिफ्ट हो जाता है तो इफ्तिखार साहब बता रहे हैं 65 मिलियन का नुकसान होगा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे, और अगर भारत और पाकिस्तान अपने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं तो आईसीसी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इससे। तो देखिए, मसला ये है कि क्रिकेट से ज़्यादा सियासत पाकिस्तान और भारत पे गालिब हो चुकी है, और उसका नतीजा ये है कि उसका बराह रास्त असर जो है वो क्रिकेट पे पड़ रहा है, और इसमें बड़ा किरदार खुद भारत की हुकूमत का है, जो किसी भी तौर पे लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। और मैंने तो अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी कहा था कि ये जो अभी भारत की वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए थे, वो पाकिस्तान की दावत पर नहीं आए थे, वो बुनियादी तौर पे चाइना की मुदाखलत की वजह से आए थे। चाइना ने उनको कहा कि आपने जाना है, और फिर वो आए हैं, एक ज़हन में रखिएगा। इसलिए मैं तो, भारत ने जो करना है वो सबको पता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट पे जितना बुरा वक्त आया है, सिक्योरिटी तनाजुर को बुनियाद बनाकर हमें टेस्ट क्रिकेट से, वनडे से, T20 से महरूम रखा गया, उसमें खुद भारत का हाल है। और भारत ने एक नैरेटिव बयान किया है पूरी दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं है, और बल्कि ये तक कहा कि पाकिस्तानी रियासत खुद दहशतगर्दी को प्रमोट करती है, तो इसलिए पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए। अब मसला ये है कि क्या पाकिस्तान कोई बड़ा स्टैंड ले सकेगा। पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसने हमेशा से कमज़ोर मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं आपको बताऊं, और जब भी कोई बड़ा फैसला करने की ज़रूरत पड़ी तो हमने लचक दिखाई है, हमने समझौता किया है, हमने ज़रा मुफाहमत का रवैया अपनाया है, हमने दोस्ती का रवैया अपनाया है, ताकि हमें इंटरनेशनल दुनिया में ये सुबकी ना हो कि हमारी वजह से ये हुआ है। लेकिन अब शायद ये वक्त आ गया है, जैसे अभी इफ्तिखार साहब भी कह रहे हैं, आदिल साहब भी कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की हुकूमत को एक सख्त स्टैंड लेना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अगर आसानी से टूर्नामेंट शिफ्ट हो जाए किसी और मुल्क में, या भारत खेलने से इनकार कर दे और कहे कि फाइनल में अगर हम गए तो हम वहाँ खेलेंगे, यहाँ नहीं खेलेंगे। मैं ये समझता हूँ कि अब एक मौका है कि जहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट को भी क्रिकेट डिप्लोमेसी के तौर पर रन किया जाए, और आईसीसी हो, बीसीसीआई हो, इंटरनेशनल क्रिकेट हो, हमें उसमें अपने आप को पॉलिटिकली इंगेज करना होगा, और भारत का ये जो करैक्टर है इसको एक्सपोज करना होगा कि किस तरीके से वो अपनी सियासत को बुनियाद बनाकर क्रिकेट के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है। यानी हमेशा पॉजिटिव जेस्चर जो देना भी पड़ेगा, और क्रिकेट डिप्लोमेसी को स्टार्ट करना पड़ेगा, और अपने साबिक क्रिकेटर जो है, अपने साबिक क्रिकेटर, अपने साबिक कोचेस को इस्तेमाल करें कि वो इस कॉन्टेक्स्ट में दुनिया के जो बड़े क्रिकेटर्स हैं उनको इंगेज करें, और उनको बताएं कि हिंदुस्तान क्या रवैया इख्तियार किए हुए, ताकि हमारे ऊपर जो बुरा वक्त है या भारत जो इस वक्त एक दबाव डालना चाहता है उससे बाहर निकल सके। अच्छा आदिल साहब, मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि उम्मीद है जल्द भारत क्रिकेट खेलने पाकिस्तान आएगा और भारत से ताल्लुकात हमारे इस्तवार भी हो जाएंगे, यानी पाकिस्तान अभी भी पॉजिटिव जेस्चर्स के तौर पे ये स्टेटमेंट दे रहा है और ये जज्बात रख रहा है कि इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी। लेकिन अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आती तो फिर ये तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया ना कि सिक्योरिटी खदशात तो एक तरफ, इनके सियासी मकासद है और सियासी वजूहात है जिनकी वजह से टीम नहीं आ रही है पाकिस्तान। देखिए, मियां नवाज शरीफ की तो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात जो हैं बेहतर होने चाहिए, और उसकी बुनियादी वजह यह है पाकिस्तान के हालात उस वक्त तक बेहतर हो भी नहीं सकते जब तक आपके हमसायों के साथ मामला जो हैं वो ठीक ना हो जाए। तो मियां नवाज शरीफ के दौर में कई दफ़ा इसकी कोशिश भी हुई और उसका नतीजे में, लेकिन दूसरी तरफ से जो है उसका एक ऐसी सूरत हाल पैदा की गई जिसकी वजह से जो दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत के दरवाजे जो हैं वो बंद हुए। तो अब जो सूरत हाल है, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो है बातचीत से मसला हल हो जाए, और लेकिन अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता तो पाकिस्तान को अपनी पोजीशन जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए, और अगर ये समझता है कि जेनेवा में जो आलमी स्पोर्ट्स की अदालत है वहाँ पर जाकर पाकिस्तान ये साबित कर सकता है और अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रह सकता है, और उसके नतीजे में जो कानूनी पोजीशन है उसकी अगर स्ट्रॉन्ग है तो पाकिस्तान को बिल्कुल इस पे स्टैंड लेना चाहिए। जब तक आप इंडिया के इस रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो सॉलिड कदम नहीं उठाएंगे, हमें इंडिया जो है हमेशा जो है इस तरह की जो बदमाशी है वो करता रहेगा। तो इसलिए ज़रूरत तो यही है, लेकिन पहले कोशिश एक दफ़ा होनी चाहिए कि इसको जो है सफारती सतह पर जो है बातचीत के ज़रिए कोशिश को, इस मसले को हल करने की कोशिश की जाए। अगर नहीं मसला हल होता, वैसे भी अब वक्त बहुत कम रह गया, तो लीगल जो एक्शन है, जो कानूनी
چارہ جوئی ہے وہ پاکستان کو کرنی چاہیے، اور اس میں پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے. افتخار صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ بھارت نے اس دفعہ جو ہٹ دھرمی دکھائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال بھی بھارت کی جانب سے ایسا ہی ہوا تھا، ہائبرڈ ماڈل کو اپنایا گیا تھا، انہیں لگ رہا ہے کہ اگر پچھلے سال ہماری بات مان لی گئی تھی تو اس سال بھی مان لی جائے گی؟ دیکھیں، میرے خیال میں جو اس سال اور اس سال کے درمیان میں جو ڈفرینس ہے وہ بیسیکلی اس وجہ سے ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹیمز تھی، پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ٹیمیں تھی جنہوں نے پاکستان میں کچھ پلیئرز نے کھیلنے سے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے ایک انٹرنیشنل کنٹروورسی بنی تھی اور پھر باقی ممالک ان کی سائڈ پہ آ گئے. اب تو ایسی کوئی بات ہے نہیں. ابھی 2 ٹیمیں جو ہے وہ یہاں پر کھیل کے گئی ہیں، انگلینڈ کھیل کے گئی ہے، نیوزی لینڈ کھیل گئی ہے. اور جو اگر آپ سٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیکھیں، دیکھیں میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ کرکٹ کے بارے میں کم ہے اور پالیٹکس کے حوالے سے جو ہے پتہ ہے، کیونکہ اگر آپ انڈین میڈیا کو نکال کے دیکھیں اور ان کی گورنمنٹ کی طرف سے اگر سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں تو اس میں بہت کلیئر آپ کو واضح فرق نظر آ جائے گا کہ کرکٹ سے ریلیٹڈ تو ہے نہیں. وہ بیسیکلی دنیا کے اندر ایک نیریٹو جو ہے اس کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک سیف ملک جو ہے وہ نہیں ہے، اور پرٹیکولرلی انڈیا کے لیے جو ہے وہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں ڈپلومیسی کی جو بات تھی اس میں بہت کم ٹائم رہ گیا ہے، کیونکہ 100 سے کم دن رہ گئے ہیں بھی انٹرنیشنل جو ہے ٹورنامنٹ کو آرگنائز کرنے کے لیے، کیونکہ اس میں صرف بھارت اور انڈیا نہیں ہے بلکہ 4-5 اور ٹیمیں بھی ہیں جنہوں نے آ کے کھیلنا ہے، جس میں نیوزی لینڈ، بنگلہ دیش، انگلینڈ وغیرہ بھی موجود ہیں. تو اگر ان کو جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں دیا جاتا تو اس کو مزید کنٹروورسی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. لیکن یہاں پر یہ میں کہنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اس ٹائم نہیں لگتا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان پہ آ کے کھیلے گا. اگر میاں صاحب نے ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ ایک اور جو ہے وہ مستقبل کی بات کرے تھے. سلمان صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بی سی سی آئی ہے اس نے آئی سی سی کو ہائی جیک بھی کیا ہوا ہے. تو اگر پاکستان اپنے سخت موقف پہ قائم ہے کہ ہائبرڈ ماڈل کو نہیں اپنایا جائے گا تو کیا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ چیمپئنز ٹرافی نہیں کھیلی جائے گی، میزبانی چھین لی جائے گی پاکستان سے؟ لیکن اگر آئی سی سی جو ہے یہ چیمپئن ٹرافی بھارت کی وجہ سے اس کو یہاں سے آگے لے کے جاتی ہے تو پھر صرف بی سی سی آئی تو نہیں نا، خود آئی سی سی بھی اس سازش کا حصہ ہے، بالکل اور اس کھیل کا حصہ ہے. آپ کیسے پاکستان کو اس کی میزبانی سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اور کون سے یہاں ایسے سیکیورٹی کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ جہاں کرکٹ نہیں ہو سکتی؟ ابھی بنگلہ دیش آیا، انگلینڈ ہو کے گیا ہے، دوسری ٹیمیں آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر آئی سی سی پہ اوپر جو دباؤ، جیسے بھی کہا گیا کہ بھارت کے بورڈ کا بہت دباؤ ہے اس کی فائنینشیل پوزیشن کی وجہ سے، تو پھر وہ اس کے دباؤ میں آ جاتا ہے. اور اگر وہ دباؤ میں آتا ہے تو پھر ہمیں صرف بی سی سی آئی نہیں بلکہ ہمیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بہت سے معاملات کو چیلنج کرنا پڑے گا کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے کہ جناب جو بھارت چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہو پاتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو ابھی کہا گیا کہ ڈپلومیسی، دیکھیے 3 ماہ بہت ہوتے ہیں. آپ آج ایک ہنگامی قسم کی ڈپلومیسی آغاز کریں نا ذرا، اور اس میں کوئی نتیجہ نکالنے کی کوشش کریں، نتیجہ نکلے یا نہ نکلے لیکن ایک شور تو اٹھے گا نا، ایک دباؤ تو پڑے گا، ایک آواز تو اٹھے گی، دنیا کے اندر انگیجمنٹ تو ہوگی کہ یہ پاکستان اپنا سیریس کنسرن پیش کر رہا ہے. لیکن اگر ہم نے بھارت دوستی کے اندر اتنا زیادہ آگے چلے جانا ہے کہ ہم بھارت کا ہر بات تو برداشت کر رہے ہیں لیکن جو بات ہمیں کہنی چاہیے، جو کرنی چاہیے، اس کے لیے ہم ریلیکٹنٹ ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم اس بات کو اٹھائیں اور آئی سی سی کو کہیں کہ اگر آپ نے یہاں سے چیزوں پہ یہاں سے لے کر گئے، بھارت آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس کا ذاتی فیصلہ ہے، وہ نہیں آنا چاہتا وہ آئی سی سی جانے اور بھارت جانے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے ٹورنامنٹ کو اٹھا کر لے جائیں اور سیکیورٹی ریزنز کو بنا کر جو ٹورنامنٹ کو لے کے جانا چاہیں. تو یہ قابل قبول نہیں ہونا چاہیے اور اس پہ مضبوطی سے کھڑے رہنا چاہیے. اور جو ہائبرڈ ماڈل جو پچھلے سال اپنایا گیا تھا، اگر پاکستان نے کہہ دیا کہ اس سال یہ ماڈل نہیں اپنایا جائے گا تو ایسا ہی ہونا چاہیے. ناظرین، ابھی ہمیں بریک پہ جانے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلامی عرب سربراہی کانفرنس میں جو سعودی عرب نے موقف اپنایا ہے، کیا موقف اپنایا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، ریاض میں اسلامی عرب سربراہی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف اس میں موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ممالک کے سربراہان بھی موجود تھے. اور سعودی عرب نے واضح طور پر اسرائیلی جو مذمت ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی ہے اس کی مذمت کر دی ہے. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اسرائیل پر غزہ میں اجتماعی نسل کشی کا الزام بھی عائد کر دیا ہے. عادل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو سعودی عرب کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی گئی ہے، ڈائریکٹلی الزام عائد کیا گیا ہے اسرائیل پر اور کھل کر انہوں نے یہ اظہار کیا ہے، اس کا کچھ اثر ہوگا؟
देखिए इस वक्त टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो अरब ममालिक का इजलास हुआ उसमें ख़ासकर सऊदी अरब ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो गज़ा में जो नस्ल कशी हो रही है, ईरान के हवाले से जो मौक़िफ़ जो इख्तियार किया सऊदी अरब ने, दूसरी तरफ ईरान के साथ जो बातचीत जिस तनाजुर में हो रही है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गई है सऊदी अरब की तरफ से। दूसरी तरफ जो अहम बात है वो ये है कि जो ट्रंप ने जो तैनातियां की हैं मशरिक वस्ता के हवाले से, जो उन्होंने अपना खसूसी एलची रखा है, इसराइल में जिस सफ़ीर को नामजद किया है, अक़वाम मुत्तहिदा में जो बंदा नॉमिनेट किया है, तो उनकी तकर्रियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर इन दोनों को देखें तो एक पावर गेम जो है आने वाले दिनों में हमें नज़र आ रही है। ये जितनी तकर्रियाँ हुई हैं ये सब जो है प्रो इसराइल और एंटी मुस्लिम जो है वो तकर्रियाँ इस वक्त तक ट्रंप ने की हैं। तो आने वाले दिनों में ट्रंप की, इससे लगता है कि ट्रंप की पॉलिसी जो है वो मुख्तलिफ नहीं होगी। कौमी सलामती को फोकस रख के वो पॉलिसी लेके चलने वाले हैं और उसमें जो है इसराइल को एक इम्पोर्टेंस हासिल होगी। इसीलिए हमने देखा कि वो इसराइल के जो नेतन्याहू हैं उनकी तरफ से फिर दोबारा ईरान के हवाले से धमकियां दी जा रही हैं। अब आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो ज़्यादा तशवीशनाक भी हो सकती है। तो इसलिए अरब ममालिक ने जो इस वक्त अलामिया पास किया, जो एक मजम्मत की, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये प्रेशर बिल्ड करना चाहिए, वरना खित्ता जो है वो जो जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे हमने इसराइल गज़ा के अंदर देखी, लिबनान के अंदर देखी, तो ये बाकी तरफ भी जो है वो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इसलिए अरब ममालिक को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। अरब ममालिक को इस पे स्टैंड लेना चाहिए। सलमान साहब, एक जानिब हमने देखा कि ट्रंप का जो बयानिया था और ट्रंप के जो वादे और दावे थे जंगबंदी के हवाले से बात की, और अब जब तैनातियां हो रही हैं तो हम देख रहे हैं कि प्रो इसराइली तैनातियां हो रही हैं। तो ये क्या होने जा रहा है और उस पर ये जो सऊदी अरब का बयान है? अमूमी तौर पर तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी वाज़ेह बात की है कि ना सिर्फ वो नई जंगों को पैदा नहीं करेंगे बल्कि पहले से मौजूद जंगों को भी ख़त्म करेंगे। तकरीरी अपनी जगह, वो अमेरिका के बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसको भी उन्होंने ऑब्जर्व करना है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो किसी आइसोलेशन में तो डील नहीं करता, वहाँ एक इंस्टीट्यूशनल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बुनियादी बात उन्होंने की थी कि वो जंगें पैदा नहीं करेंगे और जहाँ जंगें हैं उनके तनाज़ात को वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखना सिर्फ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें कहाँ तक आगे जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अब अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है उसके बाद मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी के अंदर ना सिर्फ अमेरिका को तब्दीली करनी पड़ेगी बल्कि साथ साथ खुद मशरिक़ वस्ता के अंदर और अरब ममालिक के अंदर भी कुछ तब्दीलियां हो रही हैं। हालात अब वो उस तरह के जूं के तू नहीं रहे जैसे पहले थे, अब उसमें भी बहुत सी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। मेरे लिए भी ये बड़ी हैरान कुन खबर थी कि ईरान के बारे में और जिस तरह से इसराइल के बारे में उन्होंने बात की है। पाकिस्तान के अंदर तो शायद इसराइल के बारे में बात करना ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन जिस तरीके से वहाँ बात हुई है, सऊदी अरब ने की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन दिया है उन्होंने। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए एक और चीज़ को देखने की ज़रूरत है। सफारतकारी में मुज़म्मती बयान या मुज़म्मती करारदाद ये सबसे कमज़ोर गुनाह होता है, सबसे कमज़ोर अमल होता है। यानी ये कर दें हमें बड़ी मुज़म्मत है जी, बड़ा गलत हो रहा है। और भाई ये अरब लीग और OIC के जो मुस्लिम ममालिक हैं, क्या इनकी अगली कोई जिम्मेदारी है? क्या इन्होंने आगे कुछ करना है? क्या इन्होंने डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्स्ट में सफारती महाज पे कुछ करना है? मुस्लिम दुनिया को इंगेज करना है? एक बड़ा दबाव पैदा करना है? ये बुनियादी सवालात है ना जी, उसमें तो हम अभी तक नाकाम हो रहे हैं। हमने तो बस एक दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक ने अभी जैसे आदिल साहब ने कहा कि जी ऐसे लोग आ गए हैं या डोनाल्ड ट्रंप ऐसे लोगों की तकरीरियां कर रहे हैं जो प्रो इस्राइल और एंटी मुस्लिम है। तो मसला यह है कि ये मुस्लिम ममालिक है, उसका बयानिया किधर है, उसका नैरेटिव किधर है, उसने किन लोगों को लेके चलना है, उनकी डिप्लोमेसी कहाँ है? वो तो कुछ नजर नहीं आ रहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो दरख्वास्तें हैं वो भी इसराइल ने रद्दी की टोकरी में डाल दी हैं। इफ्तिखार साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी कुछ नहीं समझ रहा इसराइल, दूसरी जानिब ये जो इजलास हो रहा है उसके बाद ये जो बयानिए दिए जा रहे हैं और सिर्फ लफाजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या असर पड़ेगा इसका कुछ? देखें, जहाँ तक OIC का ताल्लुक है, इवन सऊदी अरब का आकर ये मौक़िफ़ देना, क्योंकि पहले तो हम ऐसी सिचुएशन में बात कर रहे थे साल पहले कि जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो इजराइल को रिकग्नाइज करने के लिए जा रहा था। अब इस टाइम पर जो है उनकी मिलिट्री जो है वो बातचीत शुरू है, बल्कि उन्होंने मिलिट्री चीफ को भेजा है तेहरान में ने बात करने के लिए, आगे सिचुएशन को भड़कने के लिए। जहाँ तक OIC का ताल्लुक है उसमें यानी कॉन्डेमनेशन तो है, लेकिन उसमें से एक बात है जो हम मिस कर गए और गालिबन जो है वो ज़रूरी भी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने ममालिक यहाँ पे बैठे हैं वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज करें।
और उसके साथ ही ये बात की कि जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं उसको इजराइल के साथ जो है वो सिवियर करें, यानी ख़त्म जो है वो करने की तरफ जाएं। इसके बाद अभी टर्किश मीडिया ने एक स्टेटमेंट जो है वो एर्दोगान साहब से जो है वो मंसूब की है। घंटा पहले उन्होंने जो है ये ऑन एयर किया है कि उन्होंने कहा कि क्योंकि टर्की की जो है इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक भी रिलेशनशिप है और फाइनेंशियल भी है, उन्होंने ये कहा है कि हम ये दोनों ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं। अगर तो ये बात ये इस तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली ये सिर्फ बयानबाजी तक जो है वो बात नहीं है, बल्कि इससे आगे भी ये बात जो है जा रही है। रही बात जहाँ तक स्ट्रेटेजिक जो है वो पोजीशन है, अमेरिका जो है आपको वो सिर्फ जो सऊदी अरब की बयानबाजी नहीं लग रही बल्कि इसके दूरस्थ नताइज भी आते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, पैनल की राय आपने जानी। प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पानी।